जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का साइंस का 6th चैप्टर किशोर अवस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। बेटे आपका ये जो चैप्टर है ये 6th चैप्टर है और मैंने आपकी पहले 2 चैप्टर्स की वीडियो डाल दी है। सेकंड चैप्टर भी मैंने करवा दिया, थर्ड चैप्टर भी करवा दिया है और फर्स्ट चैप्टर जो आपका केवल इंट्रोडक्शन के लिए था वो भी मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये आपका सबसे पहले मैं SA1 का सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका स्टार्टिंग में जो अगर मैं बताऊं, ये जो चैप्टर है ये पहले 8th क्लास में आता था। ठीक है, लेकिन इस बार CBSE ने थोड़ा सा आपका लेवल अपग्रेड करने के लिए 8th क्लास के कुछ चैप्टर इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ताकि जो आपका पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। ऐसे ही 8th क्लास के अंदर 9th क्लास के कुछ टॉपिक्स को ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, किशोर अवस्था, वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था चैप्टर का हमारा नाम है। अगर मैं बात करूं बेटे किशोर अवस्था की, तो किशोर अवस्था क्या होती है? इंग्लिश में किशोर अवस्था को बोला जाता है बेटे टीनेज। क्या बोला जाता है? टीनेज। टीनेज यानी कि देखिए बेटे, आपने काउंटिंग तो आपको आती होगी, है ना? तो काउंटिंग में अगर हम देखें तो 13, 12 के बाद आता है 13, है ना? 13, 14, 15 ऐसे करते करते अगर हम जाए तो 19। ठीक है, तो यानी कि ऐसी संख्याएं इनके पीछे देखेंगे आप तो 3 लग रहा है। तो इसी अवस्था को अगर हम देखें तो इसी अवस्था को यानी कि 13 से लेकर 19 के बीच में जो हमारा एज ग्रुप होता है उन लोगों को किशोर अवस्था या टीनेजर्स बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये 13 से पहले भी शुरू हो जाती है, 10 साल से बोले या 12 साल से बोले तो वहां से भी शुरू मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? देखिए बेटे, हमारे शरीर में होने वाले जो बदलाव हैं, ठीक है, जो बदलाव हमारे शरीर में होते हैं इस परिवर्तन में या इस अवस्था में, तो उन बदलावों के प्रति जो आपकी जो समझ है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बदलाव होते हैं जिसकी समझ ना होने के कारण बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को जागरूक करने के लिए चैप्टर आपके बुक्स में डाला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे बेटे कि पादप की यात्रा सामान्यतः बीज के अंकुरण से होती है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी यात्रा, अगर वो पेड़ पौधे जो शुरुआत में होता है बेटे, उस स्टार्टिंग में बीज ही होता है, बीज से वो पेड़ बनता है। उचित पोषण से बीज नवोद्भिद बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब उसको उचित पोषण मिलेगा तो वो धीरे धीरे फलेगा, फूलेगा। ठीक है, अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे जड़ बनेगी, जड़ बनने के बाद थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर तना निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके बहुत ही कुछ सालों बाद या कुछ जो भी उसकी अवधि होगी उस टाइम पीरियड के बाद क्या होगा बेटे, वो बड़ा एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है बेटे, इनमें से कुछ परिवर्तन हमको दृष्टिगत होते हैं। यानी कि जो पेड़ की जो अवस्था है बीज से लेके आपके पूरा पेड़ बनने तक, तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पेड़ की जो वृद्धि है वो हम देख सकते हैं कि हाँ पहले इतना था, आज इतना हो गया, आज इतना हो गया। तो ये धीरे धीरे होती है, लेकिन पता चल जाता है, हाँ भाई देखने लायक होता है कि हाँ भाई इसकी जो लंबाई है, जैसे कि ऊंचाई में वृद्धि हो गई है ना, अधिक पत्तियां आ गई, उसके ऊपर अधिक फूल आ गए, अधिक फल उग गए हैं, नए बीज आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और बाद में इन्हीं बीजों से नए पौधे भी बेटे उग सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है। किसकी संभावना ना के बराबर है? कि नवोद्भिदों में अंकुरण की तत्काल बाद ही बीज उत्पन्न हो जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बीज बोया, उसमें से छोटा सा पौधा निकला ही है, तो क्या वो बीज दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके लिए उसको पेड़ बनना पड़ेगा। ठीक है, और जब वो पेड़ बन जाएगा, जब उसके अंदर फल लगने लग जाएंगे, तभी नया पेड़ बेटे बन सकता है। तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का बेटे ये मतलब है, यानी कि उसे बड़ा और परिपक्व होना पड़ेगा। ठीक है, परिपक्व होना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे पेड़ पौधों में भी है, इसी प्रकार से बेटे जंतुओं को भी, जंतु यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मानव हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, ठीक है, उन सबको भी जनन करने से पूर्व बड़ा और परिपक्व होना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अपनी संतान उत्पत्ति के लिए उनको भी बड़ा होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम देखिए कुछ जंतु जो होते हैं बेटे वो अंडे देते हैं। ठीक है, और उनके सेने से बच्चे निकलते हैं, जबकि अन्य सीधा मनुष्य जैसे कि शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है, इसके बारे में 8th क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते थे पहले के टाइम पीरियड में कि भाई जो जंतु जो अंडे देते हैं उनको अंडप्रजक बोलते हैं और जो जरायुज बोलते हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, मनुष्य की जीवन यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें मनुष्य के जीवन को, सबसे पहले आती है शैशवावस्था, यानी कि जब हम शिशु होते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारी बाल्यावस्था, फिर आती है हमारी किशोर अवस्था, फिर वयस्क अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्युवस्था। ठीक है, मर भी जाते हैं इंसान। ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, तो हम देखें प्रत्येक व्यक्ति इन अवस्थाओं का अनुभव अपनी वृद्धि विकास की गति के अनुसार करता है। अब बेटे हर किसी बच्चे के अंदर, हर किसी या जीव जंतु या हर किसी इंसान के अंदर ये जो वृद्धियां हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे आ सकती हैं। थोड़ा सा लेट भी आ सकती है, थोड़ा सा जल्दी भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें
शैशवावस्था जो होती है यानी कि शिशु वाली अवस्था से वयस्क अवस्था तक हमारे शरीर में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। ठीक है, 10 से 12 साल की आयु तक अधिक लंबाई बढ़ जाती है बेटे, या भार बढ़ जाता है, शरीर का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अन्य स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लग जाते हैं जो कि किशोर अवस्था को इंगित करते हैं कि हाँ भाई अब किशोर अवस्था आनी शुरू हो गई है। यह द्रुत वृद्धि होती है और विकास की अवधि है जो विशिष्ट रूप से 10 से लेकर 19, ठीक है, यानी कि 10 से लेकर 19 साल की उम्र में यह होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, हमारा जो शरीर है बेटे वो वयस्क यानी कि बड़ा परिपक्व होने लग जाता है, यानी कि आप जनन के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अधिकांश सजीवों की भांति मनुष्य शिशु भी जन्म के तत्काल बाद जनन नहीं कर सकते, यानी कि स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो जनन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके लिए उसे क्या होगा बेटे, वृद्धि करनी पड़ेगी। शरीर जब पूरा परिपक्व हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो ऐसा कर पाएगा। मनुष्य जैसे जैसे वृद्धि और विकास करता है, ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होगा, ठीक है, और उसके शरीर का विकास होगा तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ शारीरिक, संवेदनात्मक, ठीक है, और व्यवहारगत ये सारे परिवर्तन होंगे। ठीक है, जो कि और जो जनन करने की क्षमता भी अर्जित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें कि इनमें से कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जो हम सामने सामने देख सकते हैं कि भाई जैसे दाढ़ी मूछ आ जाना, लंबाई बड़ी हो जाना, ठीक है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, जो आंतरिक रूप से होते हैं। ठीक है, जैसे हार्मोनल चेंजेस हो गए, ठीक है, मूड स्विंग्स हो गए, तो ये हम नहीं देख पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बेटे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आयु के साथ वृद्धि, किशोर वय के वर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने अगर हम देखें ग्रीष्मावकाश के दौरान यानी कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान वेंकटेश अपने नाना नानी के घर गया। ठीक है, जैसे उन्हें घर में प्रवेश किया, उसकी 12 वर्षीय ममेरी बहन देवयानी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ती आई। ठीक है, अब ये दोनों बात कर रहे हैं कि भाई अरे वाह वेंकटेश, आपके चेहरे पर तो अब हल्की मूछें आ गई हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ भी बदल गई है, तुम कितनी लंबी हो गई हो, ये बोला देवयानी, है ना। तो यानी कि दोनों के शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, अगर हम ये तो छोड़ दीजिए, तो आप स्कूल में खुद कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के परिवर्तनों को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हम मेन बात क्या करें वो देखिए। ठीक है, यह अवस्था 10 से लेके 19 साल की उम्र तक रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाल्यावस्था वयस्क अवस्था के मध्य जो अवस्था होती है उसे किशोर अवस्था कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इस अवस्था में होने वाले परिवर्तनों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन है बेटे लंबाई बढ़ जाती है या कद का बढ़ जाना। ठीक है, जन्म के साथ ही हमारे शरीर में निरंतर वृद्धि होती है, विकास होता रहता है, जिसमें लंबाई या कद बढ़ना सम्मिलित होता है। लेकिन किशोर अवस्था में बेटे ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और आसानी से हमको ये दिखाई दे जाती है। ठीक है, यानी कि पहला जो हमारा हो गया वो क्या है बेटे कि भाई लंबाई बढ़ जाएगी। दूसरा है शरीर की संरचना में परिवर्तन, भार में वृद्धि और बल में वृद्धि। ठीक है, लड़कों में वृद्धि समय के साथ उनके भार में वृद्धि होगी यानी कि वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका सीना और कंधे चौड़े हो जाएंगे। लड़कियों के शरीर में लंबाई और भार में परिवर्तन होंगे और स्तनों का विकास भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा परिवर्तन। ये आपको पॉइंट वाइज याद कर लेना। ठीक है, पॉइंट भले ही ऊपर नीचे हो जाए लेकिन आपको पूरा ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तीसरा होता है बेटे आवाज में परिवर्तन। अगर हम देखें तो लड़कों के गले में बेटे ये कंठमणि, जिसको हम एड्स में एप्पल भी बोलते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये लड़कियों में ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लड़कियों में नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसीलिए लड़कों की जो आवाज़ होती है वो फटने जैसी लग जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, देखिए वृद्धि में उनकी आवाज़ भारी हो जाती है लड़कों की, है ना। तो ये संरचना होती है हमारे गले के अंदर, वाक्यंत्र के अंदर। ठीक है, जो कि उभार के रूप में देखी जा सकती है, जिसको कंठमणि या एड्स में एप्पल बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, यद्यपि यह व्यक्तियों में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में दिखाई दे। ठीक है, लड़कियों में भी वाक्यंत्र विकसित होता है लेकिन लड़कों के जितना बड़ा नहीं होता है बेटे वो। ठीक है, तो इसलिए लड़कियों की जो आवाज़ है वो पतली हो जाती है। ठीक है, अगर हम देखें अगला जो पॉइंट है ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, चौथा है बेटे शरीर के विभिन्न भागों पर बाल का दिखना। लड़के और लड़कियों दोनों अपने शरीर में विभिन्न भागों जैसे बगल में, जघन क्षेत्रों में बालों की वृद्धि का अनुभव करते हैं। ठीक है, लड़कों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं। वयस्क होने के अग्रसर दाढ़ी मूछ में परिवर्तन हो जाता है बेटे। ठीक है, सीने पीठ पर बाल विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बेटे अलग अलग टाइम पर हो सकता है। ठीक है, वृद्धि जरूरी नहीं कि भाई सबको, अगर किसी की 15 साल में दाढ़ी आ रही है तो जरूरी नहीं कि दूसरे की भी उतने साल में आए, वो बाद में भी आ सकती है। ठीक है, अगला है बेटे कि चेहरे की त्वचा में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुहासे निकलना, मुहासे क्यों निकलेंगे, क्योंकि बेटे हमारे जो शरीर है वो तेल छोड़ना शुरू कर देते हैं, तैलीय ग्रंथि जो होती है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था के वर्षों में एक अन्य सामान्य परिवर्तन होता है एक्ने निकलना। ठीक है, यानी कि कील मुहासे निकलना। ठीक है, ये त्वचा संबंधी स्थिति होती है जिसमें छोटे लाल मुहासे हमको दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः चेहरे पर दिखाई देते हैं। एक्ने किशोर अवस्था में त्वचा से तैलीय स्राव यानी कि तेल निकलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा जो मैंने बताया आपको। ठीक है, त्वचा से छिद्रों को अवरुद्ध करके संक्रमण करता है ये तेल। ठीक है, जिससे कि हमको एक्ने की स्थिति हो सकती है और मुहासे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी बच्चे के साथ होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
अगर ये जो चीज़ें बेटे परिवर्तन चाहे लंबाई में हो, चाहे कद में हो, आवाज़ में हो, चेहरों के बालों में हो, या जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न व्यक्तियों में इन परिवर्तनों का समय अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सबकी वृद्धि एक उम्र में एक जैसी ही हो सकता है किसी के दाढ़ी मूंछ जल्दी आ जाए तो किसी की बहुत बाद में जाके आए। ठीक है, तो ये सब बेटे हो सकता है, ये कॉमन होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे आपके हार्मोन्स होंगे वैसा ही आपकी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति किशोर का अनुभव अपनी वृद्धि और विकास की दर के अनुसार करता है, यानी कि ये सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम किशोर अवस्था में होने वाले कुछ परिवर्तनों को समझ गए हैं। ठीक है, अब इन परिवर्तनों को जो सरलता से दिखाई देते हैं, इनमें कुछ विशेषताएं, जैसे आवाज़ में परिवर्तन हो गया बेटे, है ना, लड़कों में चेहरे और सीनों पर बाल उगना, लड़कियों में स्तनों का विकास हो गया, या जनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते। ठीक है, परंतु ये विशेषताएं स्त्रियों और पुरुषों के मध्य अंतर करने में सहायता हो देती हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ ये स्त्री है, ये पुरुष है। ठीक है, इस कारण से इन्हें द्वितीय लैंगिक विशेषताएं कहलाते हैं ये। ठीक है, यानी कि इनको देख के पता लग जाए कि हाँ भाई इससे कि ये लड़का है, ये लड़की है, ऐसे परिवर्तन इनको बोलते हैं बेटे द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं वे प्राकृतिक संकेत हैं जो ये दर्शाते हैं कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयारी कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग हो चुकी है। ठीक है, ये यौवनारंभ को चिन्हित करती है। ठीक है, अब यौवनारंभ क्या है? यौवनारंभ वह अवस्था है जिनमें किशोर शरीर में बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन होते हैं, बाह्य भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं और आंतरिक भी होते हैं। ठीक है, जिससे वे जनन करने में सक्षम है, कि वयस्क के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन अभी तक हमने पढ़े थे जिनसे कि केवल शारीरिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब दूसरे जो जनन क्षमता को इंगित करने वाले परिवर्तन उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था में पहचान के लिए न केवल शारीरिक रूप से परिलक्षित परिवर्तन द्वारा होती है, अपितु आंतरिक परिवर्तन भी बेटे उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम देखें, लड़के और लड़कियां दोनों ही क्रमिक रूप से इन परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन बड़े होने के साथ सहज और स्वाभाविक भी होते हैं। किशोर व लड़कियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवर्तन है बेटे आर्तव चक्र। ठीक है, यानी कि ऋतु चक्र, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ये 28 से 30 दिन में होता है। ठीक है, इसे प्रचलित रूप से माहवारी बोला जाता है या पीरियड्स बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, कई स्वस्थ लड़कियों में ऋतु चक्र 21 से 35 दिन तक का हो सकता है। जो सामान्य अवधि होती है, एवरेज निकालें तो वो 28 से लेकर 30 दिन तक या उससे भी कम या अधिक हो सकती है। ठीक है, ऋतु चक्र एक प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह अच्छे जनन स्वास्थ्य के संकेतों में से एक है, यानी कि ये होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो टेंशन वाली बात है। ठीक है, चक्र का वह चरण जिसमें शरीर से रक्त स्राव होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मासिक धर्म। ठीक है, इसके अलावा इस चक्र की अवधि 3 से 7 दिनों तक की हो सकती है। ठीक है, कुछ लड़कियों को इन दिनों पेट के निचले भागों में दर्द हो सकता है, कष्ट का अनुभव हो सकता है। सामान्यतः 45 से 55 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, आयु के मध्य में मासिक धर्म अपने आप बंद हो जाता है, जो किसी स्त्री के जीवन में जनन क्षमता के अंत को चिन्हित करता है। ठीक है, आगे देखिए, मासिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना। अब देखिए क्या मिथक है, क्या मिथक क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। मिथक होते हैं वो चीज़ें बेटे, वो ऐसे जैसे कुछ भी पुराने समय से कुछ बातें चली आ रही हैं लेकिन वो झूठ है। ठीक है, इन्हीं उनको बोलते हैं मिथक। तो इन्हीं मिथकों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई मासिक धर्म के बारे में कौन कौन से मिथक है। ठीक है, मासिक धर्म के विषय में अनेक गलत धारणाएं प्रचलित हैं। ठीक है, उन्हीं गलत धारणाओं को हम मिथक बोलते हैं। ठीक है, जिनसे लड़कियों को प्राय अनावश्यक डर, लज्जा, यहाँ तक कि अपराध का बोध भी होता है। इन धारणाओं ने कुछ मिथकों एवं वर्जनाओं को जन्म दिया है। ऐसे मिथकों और वर्जनाओं में ऋतुस्रावक लड़कियों को अन्य परिवारजनों से अलग रखना दुर्भाग्यवश आज भी प्रचलन में है, यानी कि लड़कियों को अलग रख दिया जाता है कि भाई तुम अलग रहो। ठीक है, तो मासिक धर्म में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ये हम सबको पता चल गया। ठीक है, इसमें मिथकों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मासिक धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करके हम महिलाओं को अच्छे जनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझने में समाज की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, और महिलाओं के द्वारा एक स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान भी दे सकते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था केवल शारीरिक परिवर्तनों, जनन क्षमता से संबंधित परिवर्तनों के बारे में ही नहीं होती, बल्कि संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक है, इनमें केवल जनन से रिलेटेड ही नहीं होती। ठीक है, यह शारीरिक परिवर्तन जो रहे उनसे रिलेटेड ही नहीं होती, बल्कि ये हमारे बेटे संवेगात्मक, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है, जो हम व्यवहार करते हैं, हम कैसे रहते हैं, रहन सहन जो भी हमारा, उन सब के परिवर्तनों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो किशोर अवस्था में संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बेटे शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर जनन परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं संवेगात्मक और व्यवहारगत परिवर्तनों के बारे में।
ठीक है। कुछ समय लेकर सोचिए और बताइए कि आपके और आपके साथियों के संवेगों में और व्यवहार में 1-2 वर्षों में कुछ परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन रोमांचक, भ्रामक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तालिका 6.2 में कुछ ऐसे संवेगात्मक परिवर्तन और उनके कारण में व्यवहार में होने वाले संभावित प्रभावों एवं सकारात्मक वृद्धि विकास के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, मनोदशा में बारंबार परिवर्तन। ठीक है, यानी कि किसी का देखो व्यवहार के अगर हम देखें संभावित प्रभाव, जैसे किसी को संगीत पसंद है, किसी को नृत्य यानी कि डांस, किसी को खेल जैसी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी पसंद होती है। ठीक है, इसमें आत्म अन्वेषण कर सकते हैं, ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होना जो रचनात्मक हो या नवाचार को जन्म दे सकती हैं। ठीक है, प्रबल संवेग क्या होते हैं बेटे, संवेदनशीलता में वृद्धि, यानी कि कुछ भी चीज़ आपको दिल पे लग जाएगी, है ना, दया भाव हो गया। ठीक है, सामाजिक कार्यों में भागीदारी वगैरह हो गया, तो ये अच्छी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में और पढ़ें, देखिए तालिका 6.2 पर चर्चा करते समय आपने किशोरों में विविध व्यवहारगत परिवर्तनों का पता लगाया होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था में प्राय बाल्यावस्था की तुलना में संवेग अधिक प्रबल होते हैं, यानी कि आपको कोई भी बात जल्दी से बुरी भी लगती है, कोई भी बात जल्दी से आपको अच्छी भी लगती है, कुछ जल्दी से जल्दी आप सीखना भी चाहते हैं, कुछ बेटे मतलब आपको जो सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको छोटी छोटी बात भी आपके दिल पे लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये संवेग उनके व्यवहार को प्रभावित भी कर सकते हैं, जैसे वंचितों और अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करने हेतु समाज में पहल करना। ठीक है, अच्छी चीज़ में भी आप जा सकते हो। देखिए अगर आपने अपने संवेगों को, अपनी फीलिंग्स को संभाल लिया तो आप अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं। नहीं संभाल पाए तो भैया ये तो पूरा आपका जीवन जो हो जाएगा वो व्यस्त हो जाएगा, मतलब व्यर्थ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह समझना कि हमारे समय किस प्रकार से हमारे व्यवहार कार्यों को प्रभावित करते हैं, ये हमें अपेक्षाकृत अधिक अच्छे विकल्पों के चयन में परिस्थितियों के अनुरूप सोच समझ कर प्रतिक्रिया करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें जो अपने संवेग हैं उनको हमेशा अच्छी दिशा में ही लगाना चाहिए। ठीक है, अब किशोर अवस्था को हम किस प्रकार से एक सुखद अनुभव बना सकते हैं, यानी कि जो बच्चों के मन में डर है या बच्चों को अलग अलग परिवर्तनों में जो असहज महसूस करते हैं वो, या किसी को बता नहीं पाते कि भाई उनके शरीर में क्या क्या चल रहा है या क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या नई नई चीज़ उनको पता चल रही है, जो भी हो रहा है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज़ को हम किस प्रकार से सुखद कर सकते हैं ताकि उनको कुछ भी आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, किशोर अवस्था की यात्रा एक अनूठा अनुभव है। ठीक है, जीवन की इस अवस्था के दौरान अत्यधिक जिज्ञासा होती है, अलग अलग चीज़ें जानने का मन करता है। ठीक है, उत्तेजना होती है कि भाई हाँ भाई करना है तो करना है। ठीक है, अपने आप स्वतंत्र महसूस करने लग जाते हैं कि भाई अब तो मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन इस चीज़ों को हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। ठीक है, अच्छी आदतें, सोच समझ कर लिए गए निर्णय, कुछ छोटे छोटे कार्य किशोरों के समग्र स्वास्थ्य पर सशक्त सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं बोला है इन्होंने, क्योंकि बेटे क्या होता है, यही एज आपकी बिगड़ने की भी होती है, यही एज आपकी सुधरने की भी होती है। अगर आपने इस टाइम पीरियड में अपने आप को संभाल लिया तो समझ लीजिए आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सुखद अनुभव बनाने के कुछ तरीके इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है बेटे पोषण संबंधी आवश्यकताएं। देखिए खाना बहुत ज़रूरी है, और खाने में भी वो खाना जो आपका विकास करे। ठीक है, ये नहीं कि भाई पिज़्ज़ा बर्गर चालू है आपका। ठीक है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार होता है, ये हम सबको पता है कि भाई अच्छा आहार मिलेगा तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, है ना। स्वस्थ वर्धक आहार जो होता है उसकी आवश्यकता के बारे में हम सीख चुके हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास का काल होने के कारण किशोरावस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। इस समय पौष्टिक आहार बेटे अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हम सबको पता है कि हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, खनिज जो भी है इन सब का एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, तभी क्या होगा वो उचित आहार कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे खाने में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जो सब कुछ होना चाहिए बेटे, सब कुछ। ये नहीं कि भाई कैल्शियम खा नहीं रहे बाकी सब कुछ खाए जा रहे हो। ठीक है, ये आप 6ठी क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, कि भाई अगर कोई भी विटामिन या कोई भी मिनरल या कोई भी जो खनिज है वो आपके खाने में नहीं मिलता है तो आपको उससे संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो आपको अंदर ताकत नहीं आएगी, प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपका विकास जल्दी नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। तो इसके ये तो छोड़ दीजिए, तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन हो गए, खनिज हो गए, विटामिन ए नहीं लोगे तो नेत्र दृष्टि कमजोर हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा बेटे, अगर आप सही तरीके से उचित पोषण नहीं लेंगे तो आपका पूरा जो वृद्धि है वो रुक सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक है विज्ञान एवं समाज। देखिए किशोर, विशेषकर किशोर व लड़कियां जो होती है, शरीर में आयरन तत्व अथवा विटामिन B12 इससे हमको ताकत मिलती है। ठीक है, कमी के कारण बहुत रक्त संबंधी स्वस्थ विकारों से पीड़ित होती हैं लड़कियां खासकर। ठीक है, अब ऐसे विकारों के बारे में आपको पता लगाना है। ठीक है,
ठीक है, एनीमिया हो गया जैसे कि, या बहुत सारी वो हो गए हैं ना, तो हमें अपने शरीर में लौह तत्व की कमी पूरी कैसे कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप सीधे दवाई खाइए आयरन की, ठीक है, आपको स्कूलों में भी मिलती है आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ, ठीक है, वो हो गई। ठीक है, सरकार ने ये चालू कर रखा है कि भाई आपको बुधवार को या पता नहीं जिस दिन भी दिन आपके स्कूल में दी जाती हो, हफ्ते हफ्ते में क्या आपको आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ आपको दी जाने लगी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको दवाइयाँ नहीं खानी तो भैया हरी सब्जियाँ खाओ, पालक खाओ, है ना, तो उनसे भी आपका क्या होगा बेटे, लौह तत्व की कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि हरी सब्जियों में आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, ऐसी सरकारी योजनाओं के बारे में पता लगा जिनका उद्देश्य इन तत्वों की कमी से होने वाले रोगों की रोकथाम करना है। ठीक है, तो सरकार ने क्या क्या कदम उठा रखे हैं ये भी आपको पता लगाना है। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक के बारे में हम जान लेते हैं। क्या नाम है बेटे, डोरोथी हॉजकिन एक प्रतिभावान वैज्ञानिक थी जिन्होंने विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था बेटे। किसका, विटामिन B12 की संरचना का अध्ययन किया था। सामान्य संवत यानी कि आज के संवत में 1964 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला, प्राप्त कर रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली वह तीसरी महिला बन चुकी हैं बेटे। ठीक है, मानव शरीर को समुचित रूप से कार्य करने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अधिकांश विटामिनों की तरह यह मानव शरीर में निर्मित नहीं हो सकता, यह हमें बाहर से ही लेना पड़ता है। ठीक है, जो हम भोजन खाते हैं उसी से हमको विटामिन B12 मिल जाता है। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, आपको पता लगाना है कि B12 हमको किन किन भोजन से मिलता है। ठीक है, ये पता लगाइए और कमेंट में इसका आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता। बेटे स्वच्छता तो हमको रखनी ही चाहिए। ठीक है, अब स्वच्छता के अंदर देखिए क्या होता है, इस टाइम पीरियड में हमारे शरीर से दुर्गंध आना या बहुत सारे और भी परिवर्तन होते हैं, तो जिस वजह से स्वच्छता का ध्यान सबसे ज़्यादा हमें रखना पड़ता है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान पोषण के अतिरिक्त बेटे स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना, विशेष रूप से बगल और जघन क्षेत्र की स्वच्छता हमें संभावित संक्रमणों से बचा सकती है, यानी कि बीमारियों से बचा सकती है। लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना उनके आराम स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक होता है। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स स्वच्छता विभिन्न उपलब्ध उत्पादों जैसे सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, सरकार फ्री में भी बांटती है स्कूलों में। ठीक है, पुनः प्रयोज्य वस्त्र हो गए। ठीक है, पैड का उपयोग करके बनाए रख सकती है। ठीक है, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए सरकार भी सभी लड़कियों और महिलाओं को इन उत्पादों को निःशुल्क फ्री में भी या कम से कम मूल्य पर बेटे उपलब्ध कराने का प्रयास करती रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक समाज में हम सभी को मासिक धर्म की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास भी करने चाहिए। हमें सैनिटरी पैड के प्रति वर्जनाओं को कम करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं या भ्रांतियाँ जो फैली हुई है उनको हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और स्वच्छता पर भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। उपयोग के बाद सैनिटरी पैड को अखबार में या कागज़ में लपेटकर कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आजकल जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड भी आते हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, यानी कि वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विज्ञान और समाज में एक और आपका पॉइंट है बेटे, क्या है कि मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या क्या पहल की है। ये इनमें से आपका बहुत ही ज़्यादा, ये आप बेटे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक या दो तो आपके फंसी जाएंगे। ठीक है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना सबसे पहला ये है MHS। ठीक है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत क्या है कि भाई क्या है इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर लड़कियों को निःशुल्क और रियायती यानी कि सस्ते से सस्ते दामों पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, उनको मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित भी किया जाने के लिए कार्यक्रम लागू किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया MHS के अंदर। अगला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। इसका लक्ष्य किशोरों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारना है, जिनमें मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य स्वच्छता भी सम्मिलित है। इनमें साथियों द्वारा सीखने को प्रोत्साहन मिलता है, जहां पुराने विद्यार्थी अपने नए साथियों को इन विषयों पर जानकारी देते हैं। ठीक है, अगला है बेटे सुविधा सैनिटरी नैपकिन पहल। इस पहल के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों में माध्यम से सस्ते दामों पर जैव निम्नीकरणीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, इसका पहल उद्देश्य महिलाओं और किशोर लड़कियों को स्वच्छता संबंधी उत्पादों की पहचान सुगम बनाने, यानी कि सभी को ये प्राप्त करवाना है बेसिकली। ठीक है, अगला है राज्य स्तरीय पहल, यानी कि जो राज्य ने कर रखा है, कुछ राज्यों की सरकारों ने अपने कार्यक्रम, जैसे कर्नाटक में सूची योजना है, तमिलनाडु में और उड़ीसा में निःशुल्क सैनिटरी पैड नैपकिन योजनाएं हैं, ये चल रही जा रही हैं, जिससे कि आपका जो सैनिटरी पैड है विद्यालयों के अंदर, स्कूलों के अंदर निःशुल्क वितरण किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटे शारीरिक गतिविधियां। अब सब कुछ कर रहे हो, खाना अच्छा मिल गया, स्वच्छता भी ध्यान में रख ली, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, घर पे बस पड़े हुए हो, है ना,
तो ये बहुत गलत चीज़ है बेटे। तो जो आपका विकास है ना बेटे, उस विकास को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नियमित रूप से व्यायाम करना ज़रूरी है, खेल कूद में सहभागिता दिखानी ज़रूरी है। तभी आपका जो विकास है, शारीरिक और मानसिक विकास जो है बेटे, वो स्वस्थ हो पाएगा, उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, और आपका जो आंतरिक बल है बेटे वो भी बढ़ेगा, आपकी मनोदशा सुदृढ़ होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ फिटनेस वाली एक्टिविटीज़ भी आपको करनी चाहिए। दौड़ मारिए, वेट लिफ्टिंग कीजिए, जो भी कीजिए जिससे कि आपका शरीर क्या है बेटे, अच्छे से अच्छा बन जाए। ठीक है, संतुलित सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें, ठीक है, अब समाज के अंदर भी हमें कुछ न कुछ पॉइंटों को याद रखना है कि हम सभी समाज में रहते हैं, दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ परस्पर संवाद करते हैं, यानी कि बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ हम बात करते हैं, सभी एक दूसरे के प्रति नम्र होते हैं। ठीक है, यानी कि एकदम पोलाइट होते हैं, आदरपूर्वक होना चाहिए हमको, है ना। ये नहीं कि हम किसी से भी उल्टा बोल रहे हैं, खास करके बड़ों से हमें उल्टा नहीं बोलना चाहिए। यह सभी के अनुकूल सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में सहायता करता है, जिससे कि जो देखिए बेटे क्या होता है, जैसा आप बोलोगे सामने से आपको वैसा ही रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसी के साथ भी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, आपको सभी से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था जीवन की ऐसी अवस्था होती है जिसमें जहाँ किशोर को नए अनुभव होते हैं, ठीक है, और उसमें नई भावनाएं उपजती हैं, तो दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते समय अधिक विचारशील एवं उत्तरदायी आपको होना चाहिए। यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, यानी कि आपका कंट्रोल आपके शब्दों पर होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर अगर हम देखें तो कितनी अश्लीलता फैली हुई है ना, हर कोई गाली देता रहता है। ठीक है, तो ये सब अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप, वही मैंने बोला ना कि बेटे ये जो आपकी उम्र है ये बिगड़ने की भी उम्र है, ये सुधरने की भी उम्र है। अगर बिगड़े तो अच्छे से बिगड़ोगे और हाथ में नहीं आओगे किसी के, सुधरे तो फिर भैया आप तो मज़ा आ जाएगा आपको, मतलब जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यह वह समय है जब किशोर अपने साथियों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, उनके व्यवहार का अनुसरण कर सकते हैं। आजकल बहुत वे एक दूसरे के साथ ऑनलाइन बातचीत करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा ध्यान रहें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा विश्वास करके, परस्पर सम्मान देकर, आदरपूर्वक वार्तालाप करके, ठीक है, यानी कि अच्छे से बात करके और सचेत होकर हम क्या कर सकते हैं बेटे, सामाजिक पहल में, यानी कि सामाजिक जीवन को अपना अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, विकसित प्रौद्योगिकियों ने सभी के लिए सूचना प्राप्त करने, संपर्क करने, वार्तालाप करने, परस्पर सूचना साझा करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, यूट्यूब है हमारे पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है। ठीक है, हम सब बात कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। हमें सभी के सामूहिक कल्याण हेतु इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग सोच समझकर दायित्व बोध से करना चाहिए। सामान्यतः हम जानबूझकर या अनजाने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग असावधानी पूर्वक करते हैं। ठीक है, अपने से बड़ों शिक्षकों के मार्गदर्शन में हमें इन प्लेटफॉर्मों का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इनका गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आजकल बेटे विज्ञान और समाज में एक और टॉपिक है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि साइबर उत्पीड़न होता है ना। इसमें भ्रामक संदेश भेजकर, झूठी अफवाहें फैलाकर, बिना अनुमति के व्यक्तिगत जानकारी साझा करके दूसरे को परेशान करने के लिए फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग सम्मिलित है। ठीक है, यदि कोई आपको उत्पीड़न करना चाहता है तो वो ये महत्वपूर्ण है कि आप भयभीत ऐसा ही महसूस ना करें। यानी कि अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके साथ कोई साइबर ठगी हो रही है, जो भी हो रहा है, तो आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, ऐसा ही महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, अपने माता पिता या शिक्षकों से सहायता लेनी चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त कोई भी फोटो ऑनलाइन अपलोड करते समय अथवा अपरिचित के साथ अपनी बातचीत करते समय, जानकारी साझा करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यानी कि हमको किसी के साथ भी, जिसको हम नहीं जानते हैं, अपनी कोई भी निजी जानकारियां उसके साथ बेटे क्या उसको देनी नहीं चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला है कि उत्तरदायित्वपूर्ण सोशल मीडिया व्यवहार के विभिन्न पहलुओं में विषय में पोस्टर और पत्राचार या प्रचार पत्र के अभिकल्प के लिए समूह में कार्य कीजिए। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, थे ना, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये आप अपनी मर्जी से कोई भी कई सारे पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बेटे हानिकारक पदार्थों से बचना। हानिकारक पदार्थ कौन से पदार्थ बेटे? नशे से बचना। ठीक है, ना कहना सीखें, क्योंकि आपको इस उम्र में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको गलत संगत में बेटे धकेलेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, इन सबसे दूर रहना है बेटे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे लोग जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं।
ठीक है। घातक अवैध ड्रग्स का सेवन करने के लिए उकसा सकते हैं, कुछ लोग फुसला सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको जिज्ञासा है, किशोरों को ये होता है कि भाई एक बार करके देख लेता हूँ, उसके बाद कभी नहीं करूंगा। अगर एक बार करके देखा, एक बार भी अगर करके देखा, तो वो जो एक बार है वो 100 बार बनने में आपका टाइम नहीं लगेगा, उसी 100 से 1000 होगा, और 1000 से सीधा आपका लीवर फेल, किडनी फेल, सब कुछ फेल, ठीक है। तो इसीलिए कृपया करके किसी के भी बहकावे में ना आकर आप कोई भी गलत संगत में ना पड़ें, ठीक है। अगर आपको किसी संगत में पढ़ना ही है तो बेटे मंदिर जाइए, ठीक है। ये जो भी आपको काम अच्छा लगता है, किसी अगर आपको फिटनेस में अच्छा लगता है तो आप जिम जाइए, ठीक है, जो मर्जी कीजिए, लेकिन किसी भी गलत संगत में आप ना पड़िए, ठीक है। ये पदार्थ न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, अपितु इनकी आदतें लत लग जाती है, ठीक है। यानी कि अगर आपने इनका उपयोग किया तो बेटे तीव्र इच्छा होगी, क्योंकि इनके अंदर बेटे निकोटीन होता है, कैफीन होता है, ठीक है। और इसके बाद में बेटे आपको मादक पदार्थों की लत लग जाएगी, और आपका जो ये देखिए फेफड़ों का हल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको नशे से दूर रहना चाहिए। एक बार से शुरुआत होती है, क्योंकि हर चीज़ की एक बार करोगे तो वो एक बार कब लाख बार में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ना कहना सीखें, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारी तो संगत ही ऐसी है। देखिए बेटे, संगत भले ही कैसी हो, अगर आपके मन में आपने ठान लिया कि मुझे नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, ठीक है। चाहे फिर आपको कोई कितना भी बोल ले, ठीक है, ये उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर बच्चा खुद बिगड़ना चाहता है तो वो बिगड़ेगा, कोई भी किसी को नहीं बिगाड़ सकता है। इस बात की आप लिख के ले लीजिए, कोई भी किसी को नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने सोच लिया कि मेरे को बिगड़ना है तो आप बिगड़ोगे, नहीं सोचा, अगर आपने सोच लिया कि मेरे को कोई बिगाड़ नहीं सकता तो आप नहीं बिगड़ोगे, ठीक है। तो आज से कसम खा लीजिए कि आप किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे, ठीक है, जिम जाएंगे या जो भी आपको अच्छा लगता है वो करेंगे, मंदिर जाएंगे, अच्छे संस्कार सीखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, मादक पदार्थों के उपयोग से गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी अभी देखा बेटे, श्वास लेने में कठिनाई, फेफड़े खराब हो जाते हैं, स्मरण शक्ति का क्षय, यानी कि आपको याद रखने में भूल जाओगे आप सब कुछ, ठीक है, याद रखने में दिक्कत होगी चीज़ों को, फेफड़ों की क्षति हो जाएगी बेटे, यानी फेफड़े खराब हो जाएंगे, है ना। स्वस्थ रहने के लिए इन पदार्थों का उपयोग करने से हमें पूरी तरीके से बचना चाहिए, ठीक है। इनके स्थान पर स्वास्थ्यकारी पदार्थों का चयन करना चाहिए, ठीक है। इस व्यसन से मुक्ति पाने का प्रथम चरण है परिवार और मित्रों का सहायता लेना। यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर आप फंस भी गए हैं चीज़ों में, तो अपने परिवार की सहायता से, अपने मित्रों की सहायता से आप इनसे बच सकते हैं। लोगों से बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, शिक्षकों से बात कीजिए कि किस प्रकार मैं ये लतों को छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चिकित्सकीय सहायता भी ले सकते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नशा मुक्त भारत अभियान भी भारत ने जो हमारे सरकार है उन्होंने चालू कर रखा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया गया। इसका मंतव्य जन साधारण तक पहुंचना, युवा, महिलाओं और समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन से बचने के संबंध में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। इसमें कम आयु के बच्चों को मादक पदार्थों का सेवन करने से रोकने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि आजकल का टाइम बेटे ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के बच्चे भी गलत पदार्थों का सेवन करते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये बात तो, ठीक है। अगला देखिए, किशोर अवस्था के संदर्भ में क्यों, अच्छा हमें अपने आप से पूछना चाहिए क्यों, है ना। देखिए, जब हम किशोर अवस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के विषय में जान गए हैं तो दायित्वपूर्ण रूप से इस स्थिति में निपटने के लिए विषय में भी जानते हैं। देखिए, अब क्या होता है, किशोर अवस्था में हमारे शरीर में हार्मोन उत्पन्न होते हैं, है ना, कुछ रसायन होते हैं जिनको हार्मोन बोलते हैं, जो कि मासिक धर्म, यौवनारंभ, अन्य लक्षणों के लिए परिवर्तन करते हैं। हार्मोन शरीर के प्रकारों को सुनिश्चित करते हुए शरीर की वृद्धि भी करते हैं, विकास को भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। हार्मोन शरीर के अलग अलग अंगों में उत्पादित होते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग हार्मोन अलग अलग जगह से उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क द्वारा संकेत मिलने पर ये काम करते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटे, पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि हिंदी में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि सबको बोलते हैं कि भाई ये वाला काम करो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें हार्मोन, ठीक है, गले के अंदर थायराइड होता है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, ठीक है। आपके नर जनन अंगों से आपका टेस्टोस्टेरोन निकलता है, मादा जनन अंगों से आपका ईस्ट्रोजन निकलता है, ठीक है। तो अलग अलग अंगों से बेटे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि है वो एड्रेनल निकालती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं बेटे आपकी, ये सब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में अगला चैप्टर कौन सा आना चाहिए वो भी जरूर बताएं। जय श्री राम।